9th 10th तक हुआ कि गुरुजी ने हिंदी में कुछ पूछा, क्योंकि वो बनारस के या गोरखपुर के हैं, और हम उनको गढ़वाली में जवाब दे रहे हैं क्योंकि हिंदी बोलते नहीं पड़ रही है। हमारे पिताजी ने कहा कि गांव का लड़का शहर जाके बिगड़ सकता है जल्दी, तो उन्होंने मेरे को टिहरी नहीं भेजा और हमको एक दूसरे गांव भेज दिया 11वीं में, जिसमें 3-4 लड़के थे ऐसे बैकग्राउंड के, आपस में नियम बना दिया कि हम हिंदी बोलेंगे नहीं। अच्छा। और फिर उसमें भी शर्मा रहे हैं, लेकिन दिस डाइट कर रहे हैं अंग्रेजी में ही, ये भी हुआ। अच्छा, 3-4 लड़कों ने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया 3-4 लड़कों का। एक पीओ का एग्जाम दे रहा था कि यार हिंदी नहीं बोलेंगे, देखो ये तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें आती नहीं, कैसे संघर्ष करें। क्लास का संघर्ष भी था, भाषा ही अलग, ये संघर्ष हर लेवल पे होता है। और आप अंग्रेजी की बात करते हैं, हम तो 11वीं 12वीं तक हिंदी नहीं बोलते थे, गढ़वाली मीडियम से थे गाँव में, और शर्मा के बोलते थे हिंदी। अंग्रेजी साहित्य है आपका विषय बीए में, और आप उस अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है उसको समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि क्या चला गया मेरे सर के ऊपर। भीषण तरह का हमला था। और फिर सवाल पूछ लिया गुरुजी ने कोई, अच्छा कि अच्छा आप बताए, तो ये बड़ा डर रहता था कि कोई सवाल पूछ ले और मुझे तो सवाल ही नहीं समझ आ रहा, जवाब क्या दूंगा। आप जेएनयू गए, वहाँ भोजपुरी बोलने वाला, बंगाली, उड़िया बोलने वाला, बिल्कुल अंग्रेजी जानने वाला भी अंग्रेजी बोल रहा है, धड़ल्ले से बोल रहा है और गलत बोल रहा है। अच्छा। लेकिन कोई हीन भावना नहीं है उसमें, ना उसको हीन भावना दी जा रही है। अच्छा। वहाँ एक अलग समाज था। नमस्कार, मैं मनु पवार। हम पहाड़ के लोगों में अक्सर एक अंग्रेजी जो है वो एक हौवा की तरह रही है। ख़ासकर जो गाँव में सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए एक पहेली रही है अंग्रेजी आमतौर पे। ऐसा अब हो सकता है कि हालात बदले हों, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों का दखल बढ़ा है, उनकी रीच बढ़ी है। लेकिन एक दौर था कि अंग्रेज़ी जो है एक भयाक्रांत करती रही है, और हम भी उसकी चपेट में आते रहे हैं। अंग्रेजी ने क्या किया कि हम पहाड़ के लोगों का कॉन्फिडेंस भी तोड़ा, और उससे जो है आगे बढ़ने के अवसर भी उसमें आड़े आते रहे। लेकिन मेरे साथ जो सज्जन हैं वो भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी की स्किल को पर ऐसी विजय पाई कि उसके बाद वो पहाड़ के एक गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े, वहाँ नाम कमाया, विदेश में रहे, रिसर्च की, और आज जो हैं दून यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हर्ष डोभाल। स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर हर्ष डोभाल, आप ग्लोबल कम्युनिकेशन सर पढ़ाते हैं। एक दौर में आप कम्युनिकेशन का जो संकट था, जब आप पहाड़ में थे तो कम्युनिकेशन के संकट से गुजरे थे। उस समय कैसे हालात थे पढ़ाई के, और 80s में शायद आप रहे होंगे, पढ़ाई के कैसे हालात थे, कैसे सिचुएशन थी उस दौर में? देखिए, उस दौर में हम लोग गांव से निकले हैं। हाँ जी। मैंने तो प्राइमरी पाठशाला भी 4th क्लास में पहली बार देखी। गांव में एक ताऊजी थे, तो 3 साल उन्होंने गांव में पढ़ाया। एक पार्टी होती थी, उसमें मिट्टी का ढेला चूर कर और मिट्टी को फैलाकर उंगली से उसमें हमने ओना मासी से शुरू किया लिखना। और प्राइमरी पाठशाला जिसको कहते हैं प्रॉपर, वो मैंने 4th क्लास में पहली बार गए। 5वीं में बेसिक प्राइमरी पाठशाला से 5वीं की। फिर दूसरे स्कूल में चले गए, 6वीं 7वीं 8वीं में। 6वीं में हमने पहली बार ABCD पढ़ी। इस पे आने से पहले ये आप कहाँ, आपका टिहरी गढ़वाल में आपका गाँव पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में, नई टिहरी के नीचे मेरा गांव है। हाँ। और प्राइमरी स्कूल तो बहुत दूर नहीं था, लेकिन जूनियर हाई स्कूल के लिए चढ़ाई चढ़ के बहुत ऊपर जाना पड़ता था। और फिर जब हम हाई स्कूल गए तो वो एक तरफ से आप नीचे उतरे, और वहाँ एक गदेरा है, फिर उसको पार करते फिर सामने के पहाड़ से ऊपर चढ़े। तो वहाँ से हमने 9वीं 10वीं की। फिर 11वीं में हमारे पिताजी ने हमको पांगरखाल, एक और दूसरी जगह थी, अच्छा, वहाँ भेज दिया। मेरे साथ के लोग टिहरी गए, शहर में प्रतापेंद्र कॉलेज में। हमारे पिताजी ने कहा कि गांव का लड़का शहर जाके बिगड़ सकता है जल्दी, तो उन्होंने मेरे को टिहरी नहीं भेजा और हमको एक दूसरे गांव भेज दिया 11वीं में, जिसमें कि मैं 1.5 से 2 घंटा पैदल 1 वे चल के आता जाता था स्कूल। 12वीं में पहली बार टिहरी गया, और मैंने टिहरी शहर, पुराना जो टिहरी था, पहली बार टिहरी मैंने 12वीं में देखी ढंग से। 1-2 बार पहले गए थे, लेकिन जिसको शहर देखना होता है वो भी हम गांव से जाते थे, क्योंकि हमारा गांव गर्मियों में गांव से जाते थे। सर्दियों में कुछ महीने के लिए 5-6 लड़के एक साथ एक छोटा कमरा करके रहते थे। एक ताऊ जी का एक छोटा सा कमरा के कमरे का चौथाई एक जगह थी जहाँ सब लेट गए। और बाकी भी हम गाँव से, जो कि कम से कम 8-10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर चलना 1 वे,
वो भी हम गांव से जाते थे पूरी गर्मियों में। फिर बीए में भी वही हुआ, बीए में भी हमने टिहरी से किया, एसआरटी कैंपस। वो भी हम गांव से जाते थे गर्मियों में, और सर्दियों में जब दिन छोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी रात पड़ती है, तो कुछ महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए हम टिहरी में रहते थे। राशन पानी गांव से ले जाते थे, अपना पैसा बहुत कम होता था, चावल आटा घर से ले जाते थे, बिस्तर अपना घर से ले जाते थे, कई बार दालें भी घर से ले जाते थे, और 5 या 10 रुपया हफ्ता जो मिलता था, उससे बाकी चाय चीनी और दूध और नमक और इस तरह की सब्जी वब्जी कुछ खरीद के, तो गांव का परिवेश था पूरा, मैं ये कहूँगा। जी जी जी। फिर एमए करने में देहरादून आया। अच्छा। वहाँ पर एमए अंग्रेजी नहीं था, बीए तक मेरी अंग्रेजी में ठीक मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। और बाकी क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट था। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि 8वीं में के बाद मुझे साइंस में जाना था। साइंस बहुत अच्छी थी 8वीं तक, और तब आप शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तब इन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी। अच्छा। वही उपलब्ध थे, प्राइवेट स्कूल थे नहीं, बहुत कम कॉन्वेंट वन्वेंट एक आध, तो वही था शिक्षा के नाम पे। और ये स्कूल जो होते थे बड़े लेवलर होते थे, क्योंकि गांव का बहुत धनी भी कोई है तो उसका बच्चे वहीं जा रहा है, और गांव का जो बहुत गरीब भी है उसका बच्चे वहीं जा रहा है। जो आजकल नहीं, आजकल अगर आप धनी है तो आपका बच्चा बड़े अंग्रेजी स्कूल में जहाँ ज्यादा फीस वहाँ जाएगा, तो सब एक ही साथ जाते थे। लंच टिफिन किसी का नहीं होता था, तो एक तरह की समानता भी लाते थे ये स्कूल के लेवल पे। अच्छा। बच्चों में आप किसी भी वर्ग से, गरीब, वही उपलब्ध थे स्कूल। तो 8वीं में हमने कहा कि भाई साइंस पढ़ना था, तो नया खुला था सामने जूनियर हाई स्कूल। तो उन्होंने कहा कि साइंस अभी आई नहीं, टीचर नहीं होते थे पॉइंट जनरली, और मैं पहाड़ में स्कूल थे, ज़्यादातर टीचर्स मैदान से आते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड, तो साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं आ पाए, तो हमको आर्ट्स में डाल दिया गया कि अभी आप कला में जाइए, और 6-7 महीने में साइंस आके आपको शिफ्ट कर लेंगे। साइंस वहाँ आई नहीं, मुझे साइंस में जाना था, और इस तरह से मैं कला संकाय में 9th-10th कर लिया, तो उसी में चला गया। अच्छा। लेकिन उस बीच मैंने अंग्रेजी थोड़ा सा ढंग से सीख ली, और कला संकाय का जो भविष्य था वहाँ पे, मतलब जो उस समय जो एक परसेप्शन था, तो उसमें लगता था कि अंग्रेजी को महत्वपूर्ण माना जाता था। अच्छा। तो बीए में हमने, और उन्होंने नहीं रखी, मैंने अंग्रेजी रख ली। अच्छा। अंग्रेजी में मेरे ठीक मार्क्स आ गए बीए में। फिर ये हुआ कि एमए अंग्रेजी से करना चाहिए, तो अंग्रेजी से एमए करना भी बड़ा माना जाता था तब। अच्छा। कि भाई एमए अंग्रेजी है। वहाँ पे एमए अंग्रेजी नहीं था टिहरी कैंपस में जहाँ मैं था। तो हमारे कजिन यहाँ रहते थे, हमारे यहाँ कोई अड्डा नहीं था देहरादून में, हम उनके पास आए, मौसी के लड़के तो उनके पास रहे, और डीएवी स्कूल में हमने एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया। और एमए अंग्रेजी मैंने 1987 में 85-87 तक डीएवी से किया देहरादून। तो अंग्रेजी, जैसे मैं बता रहा था कि अंग्रेजी जो है, हम पहाड़ के जो लोग आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में, गांव के स्कूलों से पढ़ते हैं, अंग्रेजी डराती रही है। आपको भी ऐसी जो है एक्सपीरियंस हुआ है आपका भी, तो वो क्या आप बता रहे थे कि जब आए शुरू में अंग्रेजी से पाला पड़ा तो बड़ा डर लगा कि ये क्या चीज़ आ गई, कैसा वो एक्सपीरियंस था? नहीं, अनुभव यह है कि भाई अब जाहिर सी बात है कि हम 6ठी में पहली बार सीखते हैं भाषा अंग्रेजी की, और आप अंग्रेजी की बात करते हैं, हम तो 11वीं-12वीं तक हिंदी नहीं बोलते थे, गढ़वाली मीडियम से थे गांव में, और शर्मा के बोलते थे हिंदी। 12वीं में शायद हमने जब शहर देखा ही नहीं, लज जाते थे, मतलब लज जाते थे, क्योंकि लगता था कि क्या बोल रहे हैं, एक अजीब सा संकोच होता था हिंदी बोलने में। तो जब 12वीं में टिहरी चले गए, या 9वीं 10वीं में जो बाहर के मैदान के जो हमारे टीचर्स होते थे यूपी के, वो हिंदी बोलते थे, तो उनके साथ थोड़ी प्रैक्टिस हुई, जवाब देना था। अच्छा। कई बार मुझे याद है 9th-10th तक हुआ कि गुरुजी ने हिंदी में कुछ पूछा, क्योंकि वो बनारस के या गोरखपुर के हैं, और हम उनको गढ़वाली में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी बोलते नहीं पड़ रही है। अच्छा। प्रैक्टिस ही नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, कहीं लोग नहीं थे हिंदी बोलने वाले। 12वीं में जब मैं 12वीं में टिहरी शहर चला गया, तब जाके थोड़ा हिंदी को बोल के कॉन्फिडेंस आया, और अंग्रेजी भी उतनी थी जितनी हम ग्रामर अमर पढ़ते हैं, और जितना लिखना था उतनी ही थी। तो 6वीं में तो शुरू होती थी ना अंग्रेजी? 6वीं में शुरू हुई, और 7वीं 8वीं में हम जो स्मॉल और ABCD ये सब लिखते थे। 2-4 सेंटेंस, 1-2 शब्द हम 8वीं तक, मतलब आपको 50-100 शब्द याद हो जाए तो बड़ी बात है। 9वीं 10वीं में एक बहुत अच्छे टीचर हमारे थे, RD सिंह जी, उत्तर प्रदेश के। उनको एक अजीब कला आती थी ग्रामर पढ़ाने की, तो उनकी ग्रामर मेरे दिमाग में घुस गई। अच्छा। हाँ, और अंग्रेजी में मेरे उस जमाने में जब ज़्यादातर लोग फेल हो रहे थे, तो मेरे 74 मार्क्स आ गए 100 में से। हाँ। अच्छा। उस जमाने में कोट क्या था उन्होंने कई जगह, तो उस समय से फिर मेरे को एक अंग्रेजी वाली एक विषय पकड़ लिया। फिर बीए में गए,
बीए में पहली बार पता लगा कि एक टीचर आए, अब तो बेचारे मित्रवत हैं, डॉक्टर साहब प्रोफेसर रिटायर हो गए, तो वो कहीं से बाहर से आए थे, लखनऊ कहीं से, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते थे, एक शब्द हिंदी का ना बोले। अच्छा। तो हमारी अंग्रेजी क्लासेस, कई क्लासेस खत्म हो गई और कुछ सिर से गुजर गया। लिटरेचर वो शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, वो बर्नार्ड शॉ पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, मैकबेथ पढ़ा रहे हैं, और हिंदी में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा। तो वो भी एक दौर था। हाँ, जो हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिनको समझ आता था, वो टिहरी में शायद कॉन्वेंट से पढ़े हुए थे। तो इस दौर से हम गुजरे हैं, जबकि पूरी क्लास पढ़ा। आप लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी साहित्य है आपका विषय बीए में, और आप उस अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है उसको समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि क्या चला गया मेरे सर के बहुत ऊपर। भीषण तरह का हमला था मतलब। और फिर सवाल पूछ लिया गुरुजी ने कोई, अच्छा, कि अच्छा आप बताए। तो ये बड़ा डर रहता था कि कोई सवाल पूछ ले और मुझे तो सवाल ही नहीं समझ आ रहा, जवाब क्या दूंगा। तो सवाल न पूछे, इसको लेके लगातार प्रार्थना करते रहना, बचना उससे, और एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरना, वो होता है, हुआ है। फिर एमए में वही प्रोसेस यहाँ जारी रहा। जब मैं डीएवी आया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कई तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं, आप मिक्स हो गए, कुछ साउथ के लोग थे जो हिंदी नहीं जानते, तो धीरे धीरे आपने अंग्रेजी बोलना भी शुरू किया और ग्रामर और पढ़ने पे ध्यान दिया। तो अंग्रेजी साहित्य करते करते, साहित्य तो जो सीखा होगा, लेकिन भाषा थोड़ी बहुत सीख ली। तो उस समय अंग्रेजी एमए करने का मतलब अंग्रेजी साहित्य से नहीं था ज़्यादा पॉपुलर परसेप्शन, मतलब अंग्रेजी आती है, ये एक वो था। तो जब आप एमए कर रहे थे तो मतलब क्या वो बीए वाला काम आया आपके जो एक्सपीरियंस था, या एमए में आपको नए सिरे से चीज़ें करनी पड़ी? नहीं, थोड़ी बहुत काम आया एमए में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बड़ा होता है और कई तरह के ज़्यादा टीचर्स होते हैं। बीए में जैसे 1-2 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एमए में 5-6 हो गए। किसी के साथ रेपो बन जाता है आपका, ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो एमए में मेहनत बहुत करनी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजी एक तो भाषा और फिर साहित्य ऊपर से, और दोनों के साथ संघर्ष करना। तो एमए में फिर मैंने खास करके जो ठीक ठाक लड़के थे अच्छी बैकग्राउंड से, उनसे कॉपी मांगना, लगातार लिखना। तो लिखने की बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस की। तो लिखते पढ़ते भाषा के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है आपको, जब आपका माहौल उस तरह से नहीं है और नैसर्गिक नहीं है हमारे लिए। भाई मैं तो, मेरे लिए हिंदी कभी मैं इतनी अच्छी नहीं बोल सकता जितनी गढ़वाली बोल सकता हूँ, और अंग्रेजी कभी इतनी अच्छी नहीं बोल सकता जितनी हिंदी बोलता हूँ। लेकिन नॉलेज सिस्टम कुछ हमने केवल अंग्रेजी में लिया है बाद में। जैसे साइंस में आप हैं, फिर मैं जेएनयू चला गया बाद में। इसके बाद जेएनयू था एक्चुअली में बड़ा चेंजर। अच्छा, वहाँ से जवाहरलाल, मैं 3 साल मैंने इधर उधर पढ़ाया कई जगह स्कूलों में, और कुछ ऐसे जॉब किए, कुछ घूमा, ट्यूशन्स किए 87 से 90। और हमारा एक साल जूनियर एक लड़का था यहाँ पे डीएवी में, वो जेएनयू पहुँचा था, नाम सुना था। तो मैंने कुछ इधर घूमते घामते एक बार मैं जेएनयू पहुँच गया कहीं। तो जेएनयू में जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार पढ़ाई पूरी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, और सब्सिडाइज था। अच्छा। सब्सिडाइज था, सब्सिडाइज था। और मेरे जैसे लड़का जिसकी गरीब बैकग्राउंड थी, जिसके पास पैसा नहीं था, वो उसको एक मेस बिल कर दे, बस फीस कम थी, 300-400 मेस बिल आता था पर मंथ का। उसमें भी एक स्कॉलरशिप मिलती थी, अगर मेरिट कम मीन से उसको बोलते थे, 300 रुपये मिलती थी। तो जेएनयू में फिर मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया, तीनों जगह मेरा एडमिशन हो गया एमए में दोबारा। उससे जेएनयू से आगे अभी बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि आपने बीए और एमए, मतलब यहाँ तक टिहरी वाले बैकग्राउंड और देहरादून वाले बैकग्राउंड, उसमें अंग्रेजी पर कैसे काम किया, मतलब कितना काम किया अपनी स्किल को दुरुस्त करने के लिए? एक पहाड़ का लड़का जो गढ़वाली जो है 11वीं-12वीं तक जो गढ़वाली वाली पृष्ठभूमि से है, अचानक वो आता है नगरीय इलाके में, फिर शहर में आता है देहरादून में, तो अंग्रेजी पे कैसा काम किया आपने? देखो, उसका अपना, देहरादून जब आए तो अलग तरह की क्राउड थी। कोई ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चों का भी एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा भी था कि कुछ लड़के लड़कियों से आपको 1-2 बार ही बात हुई होगी जीवन में, क्योंकि उनकी क्लास अलग है, वो अंग्रेजी से आते हैं, आप गांव से आए। तो वो जो भावना, जो एक तरह का संघर्ष है, वो हीनता या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे तो गुजरना पड़ा, क्योंकि गांव से आए थे। लेकिन साथ में काम करते रहे, मतलब एक होता है कि छोड़ दिया वहीं पे, एक होता है कि काम किया। तो हमें, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, ग्रामेटिकल, पढ़ाई करनी थी, शब्द ज्यादा सीखने थे, और एक ललक भी थी, लालसा थी और इच्छा थी, और इंटरेस्ट भी आता था। हालांकि बहुत कम समय में ज़्यादा बर्डन पड़ा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए, उसका भुगतना भी पड़ा। लेकिन हम लोग अंग्रेजी भाषा को लेके, मैं हमेशा पढ़ता रहता था, किताबें लाना, कुंजिया भी पढ़ी, चित्रा गाइड आती थी उन दिनों, पास भी किस तरीके से हो गए। 3-4 लड़के ऐसे बैकग्राउंड के आपस में नियम बना दिया कि हम हिंदी बोलेंगे नहीं। अच्छा। और फिर उसमें भी शर्मा रहे हैं, लेकिन दिस दैट कर रहे हैं अंग्रेजी में ही, ये भी हुआ।
अच्छा, 3-4 लड़कों एक ने ग्रुप क्रिएट एक ग्रुप क्रिएट कर दिया 3-4 लड़कों का। एक पीओ का एग्जाम दे रहा था कि यार हिंदी नहीं बोलेंगे, देखो ये तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें आती नहीं, हाँ। कैसे संघर्ष तो करें। क्लास का संघर्ष भी था, हाँ, वो भी भाषा ही वो अलग, ये संघर्ष हर लेवल पे होते हैं। हाँ, हर लेवल, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच्चे थे जो कि जिनकी शायद टीचर्स के बराबर है, कुछ टीचर से अच्छी अंग्रेजी थी जो कॉन्वेंट या अंग्रेजी स्कूल बैकग्राउंड के थे। जब मैं एमए में यहाँ आया तो एमए देहरादून तो बड़ा शहर है, हाँ, तो सेंट जोसेफ के बच्चे भी आए होंगे, कुछ बाहर के भी थे। हाँ। तो वहाँ तो आपको और असमानता का सामना करना पड़ता है, जो किया हमने। तो उसमें कुछ डर के, कुछ छुप के, कुछ बोल के, कुछ पढ़ के, तो धीरे धीरे वो संघर्ष रहा। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे एक तो लिखने की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, कि पता लगा कि किताब के आंसर्स उतार देना, लिखते हुए कुछ सेंटेंसेस याद हो। फिर उनका वो देखना, मीनिंग्स देखना, डिक्शनरी ये सब करना। एक आर्ट टीचर थे रघुराज सिंह बिष्ट थे, बहुत बढ़िया टीचर थे यहाँ पे। अच्छा। वो बड़ा हौसला बढ़ाते थे, उनके पास जाना रोज। वो आपको सरल किताबें पढ़ने को देते थे, वो कुछ चीज़ें हिंदी में समझा देते थे जो आपको आती नहीं है। अच्छा। वो बताते थे कि, और कुछ टीचर थे जिन्होंने बताया कि हम भी ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं। तो इस तरह से वो करते करते मतलब निकल गए, और वहाँ यहाँ मैं अकेला नहीं था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ऐसा भी था कि मेरे से नीचे भी 2-4 थे। तो इसमें आदमी को लगता है कि जो मेरे से भी लगभग जो और भी, क्योंकि एडमिशन हो जाता था, इस तरह का टेस्ट नहीं था उस समय कि आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, या बीए में आपने लिटरेचर किया है तो आपको लिटरेचर इतना आना चाहिए, कोई टेस्ट हो फिर आप पास हो। आपने बीए पास किया, एडमिशन हो जाता था। शायद आज की तरह हो तो एडमिशन भी ना हो पाता इन विषयों में। तो प्रोफेसर हर्ष डोभाल ने अंग्रेजी से जो हवा है, जो डर है उससे पार पाने के लिए ऐसे सूत्र तराशे। अब आते हैं कि आप गांव से, धारखाल से आए हुए हैं, टिहरी के गांव से आए हैं, आप पहुंचते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में। जेएनयू के बाद की यात्रा थोड़ा मुझे बताइए, कैसी रही? मुझे लगता है इसमें जेएनयू पे थोड़ी बात करनी बहुत जरूरी है। हाँ जी। मेरे जैसे आदमी के लिए माँ के कोख की बात जेएनयू दूसरी कोख है। अरे जन्म की। अच्छा। कोई दूसरी कोख है जेएनयू। यहाँ तक का तो ठीक है। उसके बाद जेएनयू में ये इस तरह की हीनता या कॉम्प्लेक्स वाले, जेएनयू अलग सोसाइटी था। अच्छा। आप जेएनयू गए, वहाँ भोजपुरी बोलने वाला, बंगाली, उड़िया बोलने वाला, बिल्कुल अंग्रेजी जानने वाला भी अंग्रेजी बोल रहा है, धड़ल्ले से बोल रहा है और गलत बोल रहा है। अच्छा। लेकिन कोई हीन भावना नहीं है उसमें, ना उसको हीन भावना दी जा रही है। अच्छा। वहाँ एक अलग समाज था। अच्छा। तो जेएनयू ने उस, जो हमने यहाँ थोड़ी बहुत सीखा था, उसको आगे बढ़ाने का हौसला दिया, क्योंकि जेएनयू का जो कल्चरल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कोई हीन या गरीब या अमीर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था। अच्छा। क्योंकि जेएनयू में एडमिशन के मार्क्स होते थे, आप बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उसमें अलग अलग प्रक्रिया थी उसकी। और मेरा 2-3 जगह एक साथ एडमिशन हुआ था, इंटरनेशनल में एमए करने का, सोशियोलॉजी में और लिंग्विस्टिक्स में। एमए लिटरेचर में कर चुका था, हाँ, लेकिन मैंने ये चुना, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र मैंने चुना। और वहाँ जेएनयू की जो पढ़ाई है वो इतनी रिगरस थी, क्योंकि वहाँ टीचर्स भी कुछ ऐसे बैकग्राउंड के थे हमारे। पता लगा कि बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट अंतर्राष्ट्रीय, वो भी सरकारी स्कूल से आ रखे हैं। अच्छा। तो जेएनयू ने एक दूसरा एक्सपोजर दिया। जेएनयू ने ये बताया कि हमारी बैकग्राउंड या हमसे भी कुछ मामलों में नीचे पृष्ठभूमि के लोग भी बहुत ऊपर पहुंच गए और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, अध्यापक बन रहे हैं। जेएनयू ने ये उदाहरण हमारे सामने पेश किए। उससे एक नया हौसला, आपको अचानक से लगता है कि नहीं, ये दुनिया अलग है। और तो इसीलिए हम कहते हैं कि जेएनयू सब्सिडाइज्ड एजुकेशन थी। मेरे लिए जेएनयू दूसरी कोख है माँ की कोख के बाद, और कई लोगों के लिए है, क्योंकि जेएनयू ने हमको जन्म दिया एक। तो जेएनयू से हमारा जो नई तरह से गढ़ा है, नई तरह से गढ़ा है, और जो अध्ययन फिर वहाँ किया, उसके बाद जो वहाँ की ट्रेनिंग हमको दी गई, जो आपको हर सेमेस्टर में रिसर्च पेपर लिखना होता है, बुक रिव्यू करना होता है। जेएनयू में आप क्लास में जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा, कई बार उससे कहीं ज़्यादा क्लास के बाहर सीखते हैं। अच्छा। फील्ड में, हॉस्टल में, मेस में स्टडी सर्कल चल रहे हैं। 9 बजे रात डिनर के बाद आपकी मेस में मीटिंग। जेएनयू के भीतर कई जेएनयू है, जेएनयू के भीतर कई जेएनयू है। कोई सीनियर, कोई क्लास का ही बहुत अच्छा लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा समझ आ गया, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो शाम को अपनी क्लास की क्लास ले रहा है मेस में। अच्छा। 10 लड़के जो हम थोड़ा उस बैकग्राउंड के, वो ट्रेनिंग है उनकी कि यार इनको थोड़ा, ये आज मार्क्स पढ़ाया, या आज जो है एरिक फ्रॉम पढ़ाया, आज जो है डेरिडा पे बात हुई, या आज सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह एमएन श्रीनिवास की थ्योरी पे बात हुई, आज शायद इनको ढंग से हम बोल देते थे कि यार देखो बॉस थोड़ा ज्ञान दो। अच्छा। तो बैठ के वो टीचर की तरह बैठेगा, और इस तरह के सर्कल्स होते थे। आपकी क्लास का एक लड़का जो बहुत तेज है, नोट्स बनाता है, सब कुछ है, वो फिर रात को आपकी क्लास ले रहा है ताकि आपको अपडेट करके नेक्स्ट डे के लिए। या फिर पीएचडी का कोई लड़का है,
वो एक स्टडी सर्कल चला रहा है, जो आपको क्लास में पढ़ा जा रहा है उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है शाम को। तो बिल्कुल आदर्श हाँ, आदर्श स्थिति थी। शरद जी एक थे, हाँ, वो पीएचडी कर रहे थे, तो वो हमारी क्लास लेते थे मेस में, और दूसरे हॉस्टल से लोग आते थे। तो जो क्लास में रह गया जल्दी जल्दी में टीचर से डिस्कस किया, वो इनके साथ खुल के सवाल करने का ज़्यादा समय था, तो ये सब था, तो वहाँ हम सीख जाते थे। फिर जेएनयू में जो रिलेशनशिप था टीचर्स का, वो ये वाला नहीं था जो अच्छा जैसे पारंपरिक जो तरीका होता है, उसमें क्या है कि आप बोल सकते थे सर समझ नहीं आया, या आप बहुत फ्रैंक होते थे टीचर से, या टीचर्स के घर चले गए आप रात को किताब लेके 9 बजे रात टीचर्स के घर पहुंच गए, अच्छा कि साहब ये हमको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, वो समझा देते थे। अच्छा। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हाँ, थी तो वो समझा देते थे। तो जेएनयू ने एक नया संदर्भ दिया, हाँ, 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 और जेएनयू में धीरे धीरे 1-2 साल में जेएनयू में आते आते फिर सब बराबरी हो जाती है। अच्छा, वहाँ फिर आप ये नहीं रहते कि आप ऐसे 2 साल जेएनयू अद्भुत है इस मामले में, अच्छा, कि आप वीक बैकग्राउंड से आए हैं, आपके वहाँ भाषा नहीं थी, आपने कम पढ़ा पहले, सब वो पीछे छूट लगभग 2-3 नहीं बराबर हो जाता है 2-3 बराबर हो साल जाता है, में। हाँ। जो बाकी माहौल है अच्छा, क्लास के अच्छा। अंदर, क्लास के बाहर, मेस में, कमेटी में, लॉन वो में, स्किल मतलब आप बसों में, हाँ, सारी स्किल वो माहौल आपको हाँ, हाँ, पढ़ने के लिए मजबूर भी कर देता है। आप पढ़ते हैं 12 बजे तक लाइब्रेरी चल रही होती है। हाँ। कई बार हम क्लास नहीं करते थे, लेकिन हम उतने ही समझदार रहते थे जितने क्लास वाला, क्योंकि जिन्होंने की वो सारा बता देते थे क्या हुआ। अच्छा। हाँ, तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, हाँ, और एक टेक्स्ट बुक माना एक है तो लाइन लगती थी जेएनयू में टेक्स्ट बुक के लिए। 2 टेक्स्ट बुक हैं केवल लाइब्रेरी में। आज की तरह फोटोकॉपी का कल्चर नहीं था, या मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि फोटोकॉपी कर लिया, और पैसे नहीं होते थे। हाँ, तो सुबह जाके 9 बजे लाइब्रेरी, 8 बजे जाके नंबर लगा, पता लगा मेरा 18वां नंबर है, हाँ, तो नंबर आएगा 2 बजे दिन में, या कभी कभी 12 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी रात में, तो कभी कभी 11:15 बजे नंबर आना है, लेकिन तब तक बैठे हुए हैं कि 15 मिनट ही सही टेक्स्ट, क्योंकि वो अच्छा। अवेलेबल नहीं है किताब दूसरी। तो अच्छा, ये जो कल्चर थी वहाँ पे, टेक्स्ट के साथ स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, बार बार पढ़ना, हाँ, हाँ, पढ़ने, माइंड की ट्रेनिंग, पढ़ने की, हम्म, पढ़ने की, सुनने की और समझने की जो माइंड की ट्रेनिंग है, जो माइंड की वो फैकल्टीज हैं, वो जेएनयू ने, वहाँ के अध्यापकों ने, वहाँ के अकादमिक माहौल ने, वहाँ के छात्रों ने ये दी है हमको। मतलब पूरे दिमाग के द्वार खोले हैं, नई तरह से निर्माण मैं किया कह रहा हूँ वहाँ कि 2 घंटा ऐसी किताब को जो समझ नहीं आ रही, बार बार पढ़ना, पे। हाँ, और फाइनली थोड़ी बहुत समझ जाना, हाँ, 3 घंटा लगातार पढ़ना, हम्म, ये भी तो ट्रेनिंग है ना। हम्म, कोई टेक्स्ट है आपके पास और आप उसके साथ रेसलिंग कर रहे हैं लगातार, हाँ, तो वो यहाँ होती नहीं थी। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं हुआ, बोला छोड़ यार चित्रा गाइड पकड़, चित्रा गाइड से देखो, तो वहाँ टीचर बोलता था टेक्स्ट पढ़नी है पहले भाई, टेक्स्ट बताओ मेरे को क्या है। अच्छा, अब अभिजीत पाठक थे प्रोफेसर साहब, तो सिगमंड फ्रॉइड का टेक्स्ट पढ़ना ही पढ़ना है आपको, चाहे उसका एक सेंटेंस एक पैरा में खत्म हो रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन आपको 10 बार 20 बार पढ़ना है, हाँ, और पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, तो टेक्स्ट से आप बच नहीं सकते, अच्छा, हार्ड टेक्स्ट से बच नहीं सकते। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो जो प्रेशर या ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, तो बाद में वो एक हॉबी बन जाता है। तो मैं जो, मेरा जो कहने का मतलब है हम्म, कि हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन, हम्म, वो उतना नहीं था। जेएनयू की ट्रेनिंग ने वो दिया हमको, या एक टीचर को किसी लेक्चर को 1 घंटे लगातार अटेंशन दे के सुनने की क्षमता, अच्छा, वो जो स्किल्स थी, दिमाग की जो ट्रेनिंग थी, वो जेएनयू दे सकता था। अच्छा, तो उससे अंग्रेजी फिर नगण्य हो जाती है। इस बीच हमारी फेलोशिप लग गई जेरूसलम की एक, हम्म, तो हम वहाँ विजिटिंग फेलो बन के एक रॉथवेल इंटरनेशनल स्कूल चले गए। हाँ, यरूशलेम में, हाँ, और इजराइल, पीटीआई को हमने छोड़ना पड़ा यहाँ पे, अच्छा। रिजाइन कर दिया, जो रेगुलर जॉब थी हमारी। जैसे लेकिन हम वहाँ गए, हमने वहाँ से लिखना शुरू किया, तो पीटीआई ने फिर हमको संपर्क किया, और हम कॉन्टैक्ट में उनके कॉरेस्पोंडेंट बन गए दोबारा, बहुत ही जल्दी, इजराइल में, जेरूसलम में, हाँ, यरूशलेम में, हाँ, तो फिर मैं वहाँ से पीटीआई का संवाददाता रहा लंबा। और जब पीटीआई से आप कर ही रहे थे, तो पीटीआई क्योंकि बड़ी एजेंसी है इंडिया की, एशिया की, तो उसी समय बीबीसी वालों ने अप्रोच किया, तो मैंने पीटीआई से परमिशन ली। हाँ, तो बीबीसी के लिए भी मैंने 3-4 साल लगातार वहाँ से अच्छा, कमेंट्री करना, उनके लिए असाइनमेंट करना, हिंदी और उर्दू के लिए खास करके, अच्छा, कभी कभार अंग्रेजी में, जैसे वहाँ पे आडवाणी जी आए थे, या हम्म, जसवंत सिंह जी आए थे, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 2000 में शायद। हाँ,